टॉपर्स आईएएस के यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल में कोई भी फालतू की टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं होगी, सीधा हम टॉपिक में आएंगे। और पहली बात, जिसको आईएएस बनना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी ललक है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुनिए, गौण वनोपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन क्या है, केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी कहते हैं, की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। ठीक है, नीचे में क्या लिखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। आपका ऑप्शन है ए, केवल एक। ये क्या कह रहा है कि केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, मतलब दोनों सही है कह रहा है। और डी क्या कह रहा है, न तो एक सही है कथन, न ही 2 कथन सही है। इस टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है या फिर आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है तो आप 10 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए। चले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है। कथन 1 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? गौण वनोपज एमएफपी वन उत्पादों का एक उपवर्ग है जिसे वर्ष 2007 में तब परिभाषित किया गया था जब अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पारंगत वन निवासी, जिसको वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 को जो अधिनियमित किया गया था। इस नियम की धारा 2I के तहत गौण वनोपज के अंतर्गत पादप मूलों के सभी गैर इमारती वन उत्पादक शामिल हैं, जिसमें बांस, झाड़ियाँ, टूंट, बेत, तुषार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या तेंदू के पत्ते, औषधीय पादप एवं जड़ी बूटियाँ, मूल, कंद एवं इसी प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वनों के रूप में बांस और बेत के वर्गीकरण को परिवर्तन करते हुए बांस एवं बेत को भी गौण वनोपज की परिभाषा में शामिल किया गया। यहाँ पर कथन 2 भी सही नहीं है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनोपज की विपणन तथा संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि को गौण वन उत्पादों के संग्राहकों के प्रयासों हेतु उनके लिए उचित जो मौद्रिक प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए एक केंद्रित प्रायोजित योजना आरंभ की गई है। यह योजना भारतीय जनजातीय सहकारी जो विपणन विकास संघ, जिसको ट्राइफेड शॉर्ट फॉर्म में, वर्ष 1987 को स्थापित किया गया था और संबंधित राज्यों से प्राप्त जो सुझावों, आगतों पर आधारित जो चयनित एमएफपी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है के निर्धारित व घोषणा की परिकल्पना करती है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परमाणुओं में से कौन से एल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आपका कथन 1 है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकीय समुद्र तट में साम्यता। कथन 2 क्या है, उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निरपेक्ष की उपस्थिति। तीसरा कथन क्या कहलाता है कि महासागरों के दोनों किनारों पर समान जीवाश्मों का वितरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है, हमारा ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। केवल जो हमारा कथन 1 और 2 सही कह रहा है। ऑप्शन बी क्या है, केवल 2 और 3। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि हमारा कथन 2 और 3 सही। उसके बाद कथन सी है केवल 1 और 3 सही है। उसी प्रकार डी 1, 2, 3 मतलब तीनों सही है यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को टाइप कीजिए, और आपको थोड़ी सी और टाइम चाहिए तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखिए, सबसे पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के आमने सामने की तटें जो अद्भुत और जो
त्रुटि रहित साम्य प्रदर्शित करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1964 में बुलेई द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अटलांटिक तटों सीमांतों को जोड़ते हुए एक मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य स्थापित करने का यह प्रयास वर्तमान तट रेखा के बजाय 1000 फैथम की गहराई की तट रेखा के साथ किया गया था। दूसरा बिंदु देखिए कि आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, वह विधियों से विशाल महासागरों में अनेक जो महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय जो सरलता से जाना जा सकता है। 2000 मिलियन वर्ष जो 200 करोड़ की जो प्राचीन चट्टानों के समूह की पट्टी बेल्ट जो ब्राज़ील के तट और पश्चिम अफ्रीका के तट पर मिलती है, वह परस्पर सम्मिलित है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के समुद्र तट के साथ पाई जाने वाली जो आरंभिक समुद्र निक्षेपित जुरासिक युग है, इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर वहाँ विद्यमान नहीं था। यहाँ पर 2 पॉइंट और देखिए। घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की पूर्ण अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं गोल्ड बेरिंग वेन्स जो ब्राज़ील में पाई जाती है, और यह स्पष्ट है कि घना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील के पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि समुद्र अवरोधों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समानता प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके विवरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। यह प्रक्षेपण से कि जो लेमूर, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, उनमें से कुछ जो वैज्ञानिक ने इन तीनों भूभागों को जोड़कर एक सतत भूभाग लेमुरिया की विद्यमानता को स्वीकार किया है। मेसोसारस नामक के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले लवणीय जल में ही रहने के लिए अनुकूलित थे। इनकी अस्थियां केवल 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण कैप प्रांत में और दूसरा ब्राज़ील के इरावर शैल समूह में। वर्तमान में ये दोनों क्षेत्र परस्पर 4800 किलोमीटर की दूर अवस्थित हैं और उनके मध्य एक महासागर है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पर। ये जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। पहला, जल निकासी में सुधार करना। दूसरा, निच्छालन करना। तीसरा, वाष्पीकरण में वृद्धि करना। चौथा है, जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का प्रयोग करना। उपयुक्त विधि में से कौन सी लवण प्रभावित मृदा के उपचार हेतु प्रयोग की जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी है केवल 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 और 4। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी और टाइम चाहिए तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए। एग्जाम में आपको अगर बात करें एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो 10 से 15 सेकंड। इससे ज़्यादा लोगे तो आप जो है सिलेक्शन में पीछे रह जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या देखिए, लवण प्रभावित मृदाओं को निम्नलिखित विधियों द्वारा उपचारित किया जाता है। तो पहली विधि है, ये नीचे में जो बताया गया है ये विधियाँ हैं। तो जल निकासित में सुधार करना। खराब जल निकासी वाली मृदाओं में जो मृदा की सतह के साथ साथ मृत्तिकाओं के कठोर तल एवं कठोर अर्ध स्तर को तोड़ने के लिए एक गहराई जुताई का उपयोग किया जाता है। ये जल के नीचे के प्रवाह को प्रतिबंधित करने वाली मृदा या अन्य कठोर मृदा की परतें होती है। जुताई मृदा से जो होकर जल को नीचे की ओर प्रभावित होने से सहायता करती है। इसलिए हमारा एक जो है वो सही है। हमारा जो पहले कथन था एक वो सही है। दूसरा क्या है, निच्छालन करना। मृदा में लवण की मात्रा को कम करने के लिए निच्छालन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में लवणों को विघटित करने तथा उन्हें
जड़ क्षेत्र से निचले जाने के लिए मृदा की सतह पर पर्याप्त मात्रा में निम्न लवणीय जल को मिलाया जाता है। यह जल अपेक्षाकृत लवणों जो कुल लवण का 1500 से 2000 ppm से मुक्त होना चाहिए। विशेष रूप से सोडियम लवण से जल परीक्षण जल में लवणों के स्तर को निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए हमारा 2 भी जो है वह सही है। इसी में 3rd नंबर की देखिए विधि, वाष्पीकरण को कम करना। मृदा पर अवशेष या पलवार जिसको मल्च कहते हैं का उपयोग हम वाष्पीकरण की दरों को कम करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि वाष्पीकरण में वृद्धि होने पर लवणता में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे 3रा नंबर का जो कथन है वो सही नहीं होगा। उसके बाद 4था हमारा कथन देखिए, रासायनिक उपचार का प्रयोग करना। लवणीय सोडियक एवं सोडिक मृदाओं के निक्षारण से पूर्व विनिमय प्रयोग सोडियम सामग्री को कम करने के लिए रसायनों के साथ उनका उपचार करने से लवणता कम हो जाती है। लवणीय सोडियक या जो सोडिक मृदाओं का उपचार करने के लिए जिप्सम का उपयोग सर्वाधिक किया जा सकता है, इसीलिए हमारा 4 सही होगा। 4था जो कथन है वो भी सही होगा। इस तरह हमारा जो ऑप्शन ए है 1, 2 और 4 वो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजकोषीय नीति संबंधी उपाय है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला सरकार द्वारा जो अपनाए जाने वाले राजकोषीय नीति से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चलो उपाय देखते हैं। पहला उपाय है सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण में कमी। ठीक है, दूसरा क्या है, निजी व्यवसायों पर कर में वृद्धि करना। तीसरा क्या है, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना। फिर नीचे में क्या लिखा है देखिए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है तीनों सही है। ठीक है, मतलब 1, 2, 3। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थोड़ा और समय चाहिए तो आपको बिल्कुल प्रयास तो बिल्कुल करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी जो आप किस लेवल में हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको ट्राई तो ज़रूर ही करना चाहिए, इसलिए एक बार कोई भी आंसर को सिलेक्ट कीजिए अच्छे से पढ़कर। अब चलिए इस क्वेश्चन की हम जो है व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी। सबसे पहले देखिए पॉइंट, किसी सरकार की ए ठीक है जो करारोपण, दूसरा क्या है सार्वजनिक व्यय, तथा सी क्या है सार्वजनिक ऋण से संबंधित आर्थिक नीति को राजकोषीय नीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रण करने तथा जो अपस्फीति की जो परिस्थितियों से जो निपटाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब मुद्रास्फीति के दौरान सरकार लोगों के निजी व्यय में गिरावट करने के लिए करों में वृद्धि कर सकती है। इसी लाभों पर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है, तब कुल प्रज्योय आय में कमी होगी। परिणाम स्वरूप लोगों द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में भी कभी कमी होती है, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी होती है। इसलिए कथन 2 सही है। इसी में 2 पॉइंट और देखिए, कर नीति के साथ मांग अधिक्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण में कमी किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण में कमी करने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति की कमी होती है, अब जिससे अंततः मुद्रास्फीति में कमी हो सकती है। इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। और चौथा हमारा कथन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्याख्या जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर में वृद्धि करना मौद्रिक नीति का एक घटक है तथा आरबीआई की मौद्रिक नीति जो समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसीलिए कथन 3 सही नहीं है। इस तरह यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 जो कथन है वो सही हो जाएगा। यहाँ तक आ चुके हैं तो एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी आपकी, यह हमेशा याद रखिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन
जो 5 है वो देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थे। तो यहाँ पे आपका पहला है, इनमें से अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रस्तावित की गई थी। दूसरा क्या है, इसने प्रांतीय स्तर पर वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान किया। तीसरा क्या है, इसने वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की थी। निम्नलिखित किए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है आपका ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या से हो रहेगी, पहले देखिए पॉइंट है, अगस्त 1935 में भारत सरकार ने ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। इस अधिनियम में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 भी शामिल था। उसके बाद इस नियम के तहत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघर्ष के आधार पर अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसलिए कथन 1 जो है सही है। अब देखिए तीसरा लाइन क्या कह रहे हैं कि अधिनियम के तृतीय सूचियों के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों को विभाजित किया। संघीय सूची केंद्र के लिए जो 59 जिसको 59 विषयों के साथ, प्रांतीय सूची प्रांतों के 54 विषयों के साथ और समवर्तीय सूची दोनों के लिए 36 विषयों के साथ जो अवशिष्ट शक्तियों वायसराय को प्रदान की गई। इसीलिए कथन तीसरा भी सही है। इसी के साथ 2 पॉइंट और जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्र में वैध शासन का प्रावधान किया गया। परिणाम स्वरूप संघीय विषय को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। हालांकि अधिनियम का यह प्रावधान प्रभावी नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद अंत में एक और पॉइंट देखिए, प्रांतों के प्रांतीय जो स्वायत्तता पर आधारित एक नई प्रणाली के अंतर्गत शासित किया जाना था। इसके अंतर्गत सभी प्रांतीय विभागों को निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में सौंपा जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर प्रारंभ किए गए वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए कथन 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस तरह हमारे 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। हमारे सभी जो कथन है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे।